हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम कर रहे हैं 8th क्लास साइंस का चैप्टर 4th और पार्ट नंबर 4th। तो 4th चैप्टर कौन सा है अपना, दहन और ज्वाला यानी कंबस्शन एंड फ्लेम। तो इस चैप्टर में हमने इससे पहले पढ़ा था कि दहन के कितने प्रकार होते हैं। तो दहन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन सा, एक तो होता है रैपिड कंबस्शन और दूसरा क्या होता है स्पॉन्टेनियस, और तीसरा क्या होता है एक्सप्लोजन। ये हमने दहन के प्रकार पढ़े, उनके बारे में पढ़ा हमने। आज हम पढ़ेंगे ईंधन के बारे में। व्हाट इज ए फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन। तो आपको पता होगा कि आग जलाने के लिए यानी दहन के लिए ईंधन भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि तीन चीजें चाहिए हमें आग जलाने के लिए। क्या क्या है, ईंधन, हवा यानी ऑक्सीजन, और तीसरा है गर्मी। ठीक है, गर्मी किस लिए यूज होती है, क्योंकि उस मटेरियल का जो ज्वलन ताप है, इग्निशन टेम्परेचर है, वहां तक पहुंचने के लिए हमें गर्मी की जरूरत होती है। तो आज हम पढ़ेंगे कि ईंधन क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, कोर, चारकोल, पेट्रोल, केरोसिन। यानी कि द सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, यानी कि हीट और एनर्जी के लिए जो सोर्स हैं किस यूज में, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज यानी कि घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, यानी हम घरों में यूज करते हैं, और इंडस्ट्रियल आपको पता होगा उद्योगों में। वहां पे हम हीट एनर्जी के लिए क्या क्या सोर्स यूज करते हैं, संसाधन यूज करते हैं, वो है वुड यानी लकड़ी, चारकोल यानी कोयला, पेट्रोल, केरोसिन यानी मिट्टी का तेल। दीज सब्सटेंस आर कॉल्ड फ्यूल। और ये सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, फ्यूल यानी ईंधन। क्योंकि आपको पता है पेट्रोल डीजल से गाड़ियां चलती है तो ईंधन हो गया। चारकोल से हम जलाते हैं तो वहां पे ऊर्जा निकलती है गर्म, तो वो क्या है, ईंधन है। वुड लकड़ी, लकड़ी को हम जला सकते हैं इसलिए वो भी ईंधन ही है। केरोसिन मिट्टी के तेल से हम, मिट्टी का तेल भी क्या है, ईंधन है। अब देखिए, एक गुड फ्यूल इज वन विच इज रेडली अवेलेबल, यानी कि अच्छा ईंधन वो ही है। रेडली का मतलब होता है आसानी से अवेलेबल हो जाए, इजीली, इजीली भी बोल सकते हैं। तो अच्छा ईंधन कौन सा है, जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाए, आसानी से मिल जाए। इट इज चीप और सस्ता हो। इट बर्न्स इजीली इन एयर एट मॉडरेट रेट, यानी कि वह सस्ता हो और जलने में अच्छा हुआ, और यानी कि ज्यादा उसे इग्निशन तापमान की जरूरत ना पड़े, इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप की ज्यादा जरूरत ना पड़े, मीडियम टेम्परेचर पर ही वो जल जाए। इट प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और वो ईंधन क्या है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट दे, यानी ज्यादा मात्रा में हमें ऊर्जा दे। इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस, यानी जलने के बाद अनडिजायरेबल होता है अनचाहे, ठीक है, या अवांछित भी बोल सकते हैं इनको, अनचाहे, जो हमें हमारे लिए और एनवायरनमेंट के लिए यानी पर्यावरण के लिए अच्छे नहीं है, वो सब्सटेंस ना छोड़े पीछे। ठीक है, जैसे हम लकड़ी को जलाते हैं तो नीचे पीछे क्या ऐश बच जाती है, ऐश क्या होता है, राख। देर इज प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडियल फ्यूल, यानी कि ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे आदर्श ईंधन कह सकें। आइडियल फ्यूल का मतलब क्या होता है कि सस्ता हो, इजीली अवेलेबल हो, लार्ज अमाउंट में हीट भी मिलती हो हमें, और जलाने के बाद कोई अनडिजायरेबल सब्सटेंस यानी अवांछित पदार्थ को ना छोड़े। ऐसा कोई कोई भी पदार्थ नहीं है, यानी फ्यूल नहीं है। वी शुड लुक ए फ्यूल विच फुलफिल्स मोस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर पर्टिकुलर यूज। हमें ऐसा ईंधन देखना चाहिए जो कि ये हमारी सभी रिक्वायरमेंट को यूज पूरा कर सके। तो देखिए, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए उष्मा ऊर्जा के स्रोत मुख्य रूप से क्या है, लकड़ी यानी वुड, लकड़ी का कोयला यानी चारकोल, और जो माइनिंग का कोयला होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोल, कोल। ठीक है,
पेट्रोल, मिट्टी का तेल आदि हैं। इन पदार्थों को ईंधन कहा जाता है। ईंधन किसे कहते हैं आपको पता लग गया? लकड़ी, लकड़ी का कोयला, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, ये क्या है? ईंधन है। औद्योगिक और घरेलू यूज के लिए है। अच्छा ईंधन वह है जो आसानी से उपलब्ध हो, यह सस्ता हो, यह मध्यम दर पर हवा में आसानी से जल जाता है। यानी मध्यम स्तर का यहाँ मतलब क्या है कि जो ज्वलन ताप है हमारा, वो हमें ज्यादा ना देना पड़े, कम ही ज्वलन ताप पर हम वो जल जाए। यह बड़ी मात्रा में गर्मी पैदा करता है। यह अपने पीछे कोई अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता। अपने पीछे अवांछित पदार्थ नहीं छोड़ता, इसका क्या मतलब है कि जलने के बाद जैसे लकड़ी के जलने के बाद राख छूट छूट जाती है, तो राख का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वैसे ही वैसे ही हम बात करें कि कोई भी ईंधन है वह आइडियल तभी कहलाएगा, आदर्श तभी कहलाएगा जब वो सस्ता हो, आसानी से उपलब्ध हो, मध्यम दर पर जल जाए और बड़ी मात्रा में गर्मी भी पैदा करे, और अपने जलने के बाद, पूरा ईंधन जलने के बाद कोई भी पीछे अवांछित पदार्थ ना छोड़े। संभवतः ऐसा कोई ईंधन नहीं है जिसे आदर्श ईंधन माना जा सके। हमें ऐसे ईंधन की तलाश करनी चाहिए जो किसी विशेष उपयोग के लिए अधिकांश आवश्यकताओं को पूरा करता हो। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? हमें ऐसा ईंधन चाहिए जो कि हमारी बहुत सारी जरूरतें पूरी करे, लेकिन आइडियल हो वो। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं ईंधनों के प्रकार। देखिए, सॉलिड ईंधनों के प्रकार की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फ्यूल। सॉलिड यानी ठोस, ठोस ईंधन की बात कर रहे हैं। लिक्विड यानी द्रव, द्रव ईंधन। अच्छा, कंप्लीट कंबस्शन ऑफ 1 kg ऑफ ए फ्यूल, यानी 1 किलो फ्यूल है जो हम अपने पास ईंधन है, उसका पूर्णतः दहन होने के बाद जितनी अमाउंट में, जितनी मात्रा में हमें एनर्जी या ऊर्जा मिलती है, वो क्या है? उसकी दक्षता है। और यही दक्षता क्या कहलाती है? कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कैलोरिक मान कहलाता है। कैलोरी मान कहलाता है। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन ए यूनिट, यानी कि जो इसकी किसी भी ईंधन की कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो एक यूनिट में बोली जाती है, जिसे हम किलो जूल पर किलोग्राम कहते हैं। यानी कैसे किलो, जैसे जूल पर किलोग्राम हो गया। ठीक है, 1 किलोग्राम ईंधन के पूर्ण दहन पर, पूर्ण दहन का मतलब पूरी तरह जलने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा को, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसकी मात्रा को उस कैलोरी का मान कहा जाता है। ईंधन का ऊष्मीय मान किलो जूल प्रति किलोग्राम नामक इकाई में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जो ऊष्मीय मान है ईंधन का, वो किस में मापा जाता है या व्यक्त किया जाता है? किलो जूल पर किलोग्राम में। अब हमें कुछ ईंधनों के कैलोरीफिक वैल्यू दी गई है, कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ डिफरेंट फ्यूल्स, यानी कि काफी ईंधनों की उसमें मान हमें दी गई है। तो इधर हम ईंधन की बात करेंगे। ये हमारे ईंधन है और इधर है कैलोरीफिक वैल्यू, यानी उसमें मान किसमें है? वो किलो जूल पर किलोग्राम में। काऊ डंग केक, यानी गोबर के उपले, गोबर के उपले देखे होंगे आपने, उनका क्या होता है? 6000 से 8000 किलो जूल पर किलोग्राम।
वुड यानी लकड़ी का 17,000 से 22,000, कोयला कोल यानी 25,000 से 30,000 के बीच हो गया। अब आगे देखिए पेट्रोल, पेट्रोल का है 45,000। अब देखिए आगे पेट्रोल से लेके डीजल तक, पेट्रोल डीजल और मिट्टी का तेल इनका उसमें मान क्या है, समान है। ये देखिए यहाँ पे क्या है 45,000 यानी 45,000 है। आगे हम बात करें मीथेन, सीएनजी और एलपीजी, इन तीनों की अगर बात करें हम तो इनका उसमें मान क्या है, बराबर है, 50,000 किलो जूल पर किलोग्राम है। और पेट्रोल, केरोसिन और डीजल ये क्या है, इनका सेम है। और अब बात करते हैं बायोगैस की। बायोगैस का कितना है, यानी जैव गैस का 35,000 से 40,000। और हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस की बात करें हम तो 1,50,000 उसका क्या है, उसमें मान है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लीड टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यानी कि ईंधन का जब दहन होता है हमें पता है वहां पे अनेक तरह की गैसें निकलती हैं और उनके पूर्ण दहन होने के बाद वहां पे कुछ पदार्थ बच जाता है जिसे अवांछित पदार्थ कहते हैं। और वो पदार्थ है और जो गैसेज निकलती हैं वो क्या है, हानिकारक उत्पाद होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स, यानी ईंधन दहन, ईंधन दहन के ईंधन के दहन से हानिकारक उत्पाद प्राप्त होते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंजम्पशन हैज हार्मफुल इफेक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, यानी कि कंजम्पशन का मतलब होता है खपत, खपत यानी कि जितनी हम फ्यूल की खपत बढ़ा रहे हैं उतना ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ रहा है पर्यावरण पर। तो उनके बारे में हम बात करें कि कैसे कैसे प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहले देखिए कार्बन फ्यूल्स लाइक वुड, यानी कि जिन फ्यूल्स में यानी जिन ईंधनों में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है जैसे कि लकड़ी, कोयला, वुड, कोयला, पेट्रोलियम रिलीज अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, यानी ये जो फ्यूल हैं यानी लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोलियम है, ये पूर्ण रूप से इनका दहन नहीं होता, इनमें कार्बन के पार्टिकल्स रह जाते हैं। दीज फाइन पार्टिकल्स आर डेंजरस पोल्यूटेंट कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज, यानी कि ये जो पार्टिकल है ये बहुत ही खतरनाक पोल्यूटेंट्स है। पोल्यूटेंट का मतलब होता है प्रदूषक, प्रदूषक होता है। ठीक है, प्रदूषण का कारण बनने वाला। कोजिंग रेस्पिरेटरी डिजीज, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है श्वसन, श्वसन। ठीक है, यानी सांस से संबंधित रोग होते हैं उनको हम रेस्पिरेटरी डिजीज कहते हैं, जैसे अस्थमा हो गया, दमा हो गया। ठीक है, तो वो किससे पैदा होते हैं, इस कार्बन पार्टिकल से होता है। सच एज अस्थमा, इन्होंने दे भी दिया, सच एज अस्थमा यानी अस्थमा भी होता है। ईंधन की बढ़ती खपत का पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जैसे कार्बन ईंधन बिना जले कार्बन कण छोड़ते हैं। ये बारीक कण खतरनाक प्रदूषक हैं जो अस्थमा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों का कारण बनते हैं। श्वसन का मतलब होता है सांस लेने से संबंधित बीमारियां जो होती है, यानी फेफड़ों से संबंधित बीमारियां। फॉर सेंचुरीज वुड वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल, यानी कि आपको पता होगा कि जो पुराने समय में क्या होता था कि इन और कोई ईंधन तो हम यूज नहीं करते थे, हम नहीं सॉरी पुराने समय में तो उस समय क्या होता था कि लोग क्या है जंगलों से सूखी लकड़ियां लेके आते थे। ठीक है, तो वो लकड़ियां यूज करते थे ईंधन के रूप में। आज के समय में भी जो रूरल एरियाज हैं यानी गांव के जो क्षेत्र हैं वहां पे भी क्या होता है कि ज्यादातर ईंधन के रूप में घरेलू जो ईंधन होता है उसमें हम लकड़ियां ही यूज करते हैं। इसका कारण क्या है कि वहां पर लकड़ियों की आसानी से मिल जाना और उनका कॉस्ट भी कम होना, ये चीजें क्या है उस चीज को बढ़ावा दे रही है। ठीक है,
और जो हम लकड़ियाँ जलाते हैं उनमें क्या होता है, कार्बन के जो कण हैं वो बच जाते हैं, जो कि हमें हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। और लकड़ियों की उपलब्धता के लिए लोग क्या कर रहे हैं, धीरे-धीरे जंगलों को काट रहे हैं, क्योंकि वहाँ से लकड़ियाँ लेके आके यूज़ कर रहे हैं। तो इससे क्या है कि धीरे-धीरे जंगल भी खत्म हो रहे हैं, और उसे क्या कहते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो चलिए देखिए, फॉर सेंचुरीज, सदियों से वुड वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फूड, यानी कि वर्षों से, सदियों से वुड वॉज यूज्ड एज डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, डोमेस्टिक होता है घरेलू, और इंडस्ट्रियल का मतलब होता है उद्योगों में, उद्योगों में, ठीक है। बट नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय कोल, यानी अब इन्हें क्या कर दिया है, कोल से रिप्लेस कर दिया है, एंड अदर फ्यूल लाइक एलपीजी, यानी कि अब जो उद्योगों या घरों में है, हम क्या करते हैं, एलपीजी के सिलेंडर यूज करते हैं, या इंडस्ट्री में क्या है, कोयले यूज करते हैं। इन मैनी रूरल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री, रूरल पार्ट का मतलब होता है गांव के क्षेत्र हैं जो, पीपल स्टिल यूज वुड एज ए फ्यूल, यानी मैंने बताया जैसे रूरल एरियाज में लकड़ी को ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। उनका रीज़न ये भी होता है कि वो लो कॉस्ट होती है, यानी कि कम पैसे में मिल जाती है और आसानी से मिल जाती है, बिकॉज ऑफ इजी अवेलेबिलिटी एंड लो कॉस्ट। इजी अवेलेबिलिटी यानी आसानी से मिल जाती है, एंड लो कॉस्ट होती है। हाउ एवर बर्निंग ऑफ वुड गिव्स अ लॉट ऑफ स्मोक, यानी आपने देखा होगा जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा धुआं निकलता है, विच इज़ वेरी हार्मफुल, जो कि क्या है, बहुत हार्मफुल होता है फॉर ह्यूमन बींग्स, यानी इंसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है वो। इट कॉजेज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, यानी उससे क्या है, श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं। आल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद useful substance which are lost when wood is used as fuel, यानी कि हमने पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों को काटने के बाद उनको ईंधन के रूप में यूज कर लिया, कुछ भी रूप में यूज कर लिया, तो उस समय हमने अगर उस पेड़ को काट दिया, वह पेड़ जो हमें यूजफुल सब्सटेंस दे रहा था अब वो नहीं देगा, क्योंकि हमने उसे काट दिया, तो ये भी हमें एक नुकसान हो रहा है। मोरओवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड्स टू डिफोर्टेशन, मोरओवर कटिंग ऑफ trees leads to deforestation which is quite harmful to the our environment। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है वनों का काटना, वनों को काटना, जो वनों को काट रहे हैं उनको क्या कहते हैं, डिफोरेस्टेशन कहते हैं। विच इज क्विट हार्मफुल टू आवर एनवायरनमेंट, यानी यह हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक कैसे है, क्योंकि हमें बताया कि हमें ऑक्सीजन है जो हमें सबसे ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, सांस लेने के लिए, ठीक है। तो वो कहाँ से आती है, वो आती है एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट में कहाँ से आती है, पौधों से, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं कि CO2 को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और हम क्या करते हैं, CO2 को छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं। तो ये एक साइकिल बना हुआ है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो यहाँ CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा कि वातावरण में गर्मी बढ़ेगी, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन सकती है। सदियों से लकड़ी का उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में किया जाता रहा है, लेकिन अब
लेकिन अब इसकी जगह कोयले और एलपीजी जैसे अन्य ईंधनों ने ले ली है। हमारे देश के कई ग्रामीण हिस्सों में लोग अभी भी इसकी आसान उपलब्धता और कम लागत के कारण ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करते हैं। हालांकि लकड़ी जलाने से बहुत अधिक धुआं निकलता है जो कि इंसानों के लिए बहुत हानिकारक है। इससे सांस संबंधी बीमारियां होती है। इसके अलावा पेड़ हमें उपयोगी पदार्थ भी प्रदान करते हैं। उपयोगी पदार्थ में क्या क्या आ जाता है? लकड़ियां हो गई, खाने के लिए फल हो गए, औषधियां हो गई, ठीक है, ऐसे पदार्थ जो ईंधन के रूप में लकड़ी का इस उपयोग करने से नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पेड़ों की कटाई से वनों की कटाई होती है जिसे हम डिफोरेस्टेशन कहते हैं, जो पर्यावरण के लिए काफी हानिकारक है। अब सेकंड देखिए, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ दीज फ्यूल गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड। हमने पढ़ा था कि जो कार्बन युक्त ईंधन है यानी जैसे कोल यानी कोयला, वुड, पेट्रोलियम, ये क्या करते हैं कि इनका पूर्ण दहन नहीं हो पाता, उनमें कुछ कार्बन के कण रह जाते हैं। तो वो कार्बन के कण कौन कौन से हैं? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, इट इज वेरी पॉइजनस गैस। यह है क्या है? बहुत ही खतरनाक गैस है। इट इज डेंजरस टू बर्न कोल इन दी क्लोज्ड रूम। अगर देखिए कोयला है, उसको हम किसी बंद कमरे में रख दें, और जलाएंगे तो उससे इतना धुआं निकलेगा कि अगर उस रूम में जिसमें हमने कोयला जलाया है वहां पे कोई व्यक्ति सो रहा है तो वह व्यक्ति मर भी सकता है, क्योंकि ये कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी जहरीली होती है। इन ईंधनों से के अधूरे दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। यह बहुत जहरीली गैस है। बंद कमरे में कोयला जलाना खतरनाक है। उत्पन्न कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उस कमरे में सो रहे व्यक्ति की जान भी ले सकती है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो गैस बहुत ज्यादा जहरीली होती है। अब थर्ड देखिए, कम्बशन ऑफ मोस्ट फ्यूल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कम्बशन ऑफ मोस्ट फ्यूल यानी कि ईंधनों के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इन द एनवायरनमेंट इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज बिलीव टू कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। यानी कि आज के समय में इतने ज्यादा साधन हो गए हैं, यानी व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल्स की, जिनमें कार्बन युक्त जो ईंधन है वो यूज हो रहा है। जैसे पेट्रोल और डीजल की बात करें हम, तो उनसे क्या होता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगी, और कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या होगा कि वो जो गैस है वो CO2 को यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगी, जिससे कि ग्लोबल सॉरी जिससे कि गर्मी उत्पन्न होगी, और उस गर्मी से क्या होगा कि पर्यावरण गर्म होगा, और पर्यावरण गर्म होने से जो हमारी ओजोन गैस है, ओजोन लेयर है, वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, और जिसके कारण खत्म होने के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी पर्यावरण बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। और इन कार्बन के जो कणों से जो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या होती है कि ये कोई बीकर है, इसके अंदर पानी है, ठीक है, इनका रेशियो है, मान लो कि 5 लीटर पानी है और 2 लीटर क्या है, इसके अंदर CO2 है, CO2 है। तो ये क्या है? इसकी सांद्रता है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 2। रेशियो क्या है इसका? 2। अमाउंट नहीं है, ये है रेशियो, अनुपात, ठीक है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। तो ये जो सांद्रता बढ़ रही है ये किसका कारण बनती है? ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द
अर्थ। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, कि जो धरती पर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स, यह किसी और चीजों का भी कारण बनती है, इन द मेल्टिंग ऑफ पोलर ग्लेशियर। यानी कि अगर अगर पृथ्वी पर तापमान बढ़ेगा तो उसके क्या कारण हो सकते हैं। आपको पता होगा कि हमारी जो अर्थ है उस पे जो ध्रुव है, वो ध्रुव कौन कौन से हैं। एक तो है उत्तरी ध्रुव, एक है दक्षिणी ध्रुव। उन ध्रुवों पे लगभग बर्फ ही है, वहां पे इंसानों के रहने लायक जगह नहीं है। और वहां पे इतनी बर्फ है, अगर वो गर्मी से पिघल गई तो जो समुद्र है उसका लेवल बढ़ेगा, क्योंकि पिघलने से पानी बढ़ेगा। पानी बनने से क्या होगा कि जो समुद्र का लेवल है यानी सी लेवल है वो बढ़ जाएगा। और जो तटीय क्षेत्र हैं समुद्र के आसपास के एरियाज, वहां पे फ्लड आ जाएगी यानी बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, देखिए, विच लीड्स टू राइज दी सी लेवल, यानी कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो उससे ग्लेशियर पिघलेंगे जो क्या करेंगे, सी लेवल को बढ़ा देंगे। कोजिंग फ्लड इन कोस्टल एरिया, जो सी लेवल है वो बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो कोस्टल एरिया है, यानी कोस्टल का मतलब होता है तटीय, कोस्टल का मतलब होता है तटीय, तटीय क्षेत्र हैं उनमें क्या है कि पानी आ जाएगा। लो लाइंग कोस्टल एरियाज में इवन परमानेंटली समर अंडर वाटर, यानी लो लाइंग, लाइन का है जो लाई करते हैं यानी वहां पे हैं, जो वहां पे नीचे कोस्टल एरियाज हैं, ठीक है, जो सी लेवल से भी नीचे हैं, उनका क्या होगा कि वहां पे परमानेंट पानी जमा हो जाएगा, वो पानी के नीचे हमेशा के लिए डूब जाएंगे। ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि है। इसके परिणाम स्वरूप अन्य बातों के अलावा ध्रुवीय ग्लेशियर पिघलते हैं। ध्रुवीय कौन से होते हैं, पोलर ग्लेशियर की बात हो रही है यहाँ पे, जिससे समुद्र के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आती है। निचले तटीय क्षेत्र भी स्थायी रूप से पानी में डूब सकते हैं। निचले तटीय क्षेत्र का क्या मतलब होता है, जो सी लेवल से, यानी मान लो समुद्र का लेवल है ये, ठीक है, ये समुद्र का लेवल है, और इनसे नीचे हैं जो कोस्टल एरियाज, उनका क्या होगा कि वो डूब जाएंगे। अब फोर्थ पार्ट देखिए, बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज सल्फर डाइऑक्साइड। अब बात किसकी हो रही है, कोल और डीजल की। क्या वो क्या रिलीज करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस। जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस है उससे क्या हो रहा है, आपने सुना होगा कि ताजमहल है उसका रंग धीरे धीरे पीला पड़ रहा है, उसका कारण क्या है, उसका कारण यही है कि प्रदूषण के कारण जो उसमें वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड गैस मिल गई है, वो सल्फर डाइऑक्साइड क्या कर रही है, धीरे धीरे उससे जो संगमरमर का पत्थर लगा हुआ है उसका कोरोजन कर रही है, कोरोसिव है वो, ठीक है, जिसके कारण वह पीला पड़ रहा है। अब देखिए, इट इज एन एक्सट्रीमली सफोकेटिंग, सफोकेटिंग का मतलब होता है जिससे कि दम घुटे, दम घुटे या दम घुटना। सफोकेटिंग यानी दम घुटाने वाले, एंड कोरोसिव, कोरोसिव अभी मैंने बताया जैसे ताजमहल की बात बताई थी, तो वो क्या है, संक्षारण हो रहा है उसका, धीरे धीरे वो उस पे येलोनेस आ रही है, तो वो क्या है, कोरोसिव गैस भी है ये। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव्स ऑफ गैसेस ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि जो पेट्रोल इंजन है वो क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और जो डीजल इंजन है या कोयला है वो क्या दे रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड।
ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन डिजोल्व इन रेन वाटर। और जो देखिए नाइट्रोजन ऑक्साइड है और सल्फर डाइऑक्साइड है वो क्या करते हैं, पानी में मिलके, कौन से पानी में, रेन वाटर में मिलके, और जो वर्षा होती है उसे हम एसिडिक रेन कहते हैं। और यह रेन हमें क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है हमारे शरीर को। सच रेन इज कॉल्ड एसिड रेन। और इस प्रकार की जो रेन होती है उसे एसिड रेन कहते हैं, यानी अम्लीय वर्षा कहते हैं। इट इज वेरी हार्मफुल टू क्रॉप्स। यह क्या है, क्रॉप्स यानी फसलों के लिए बहुत हानिकारक होती है। बिल्डिंग्स एंड सोइल। बिल्डिंग के बारे में हम ताजमहल की बात की थी अभी, ताजमहल की। और अगर हम बात करें सोइल की बात करेंगे तो इस वर्षा के कारण जो पीएच लेवल है, पीएच का पता होगा आपको, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन, पीएच वैल्यू में गिरावट आएगी, जिससे क्या है कि जो धरती है वो क्या है, अम्लीय हो जाएंगे, हमारे खेत अम्लीय हो जाएंगे। द यूज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल एज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल इज रिप्लेस्ड बाय सीएनजी। और आजकल क्या हो रहा है कि जो फ्यूल है पेट्रोल डीजल, उनकी जगह गवर्नमेंट ने सीएनजी को ज़्यादा बढ़ावा दिया है, जिससे क्या है कि सीएनजी प्रोड्यूस प्रोड्यूस दी हार्मफुल प्रोडक्ट इन वेरी स्मॉल अमाउंट। यानी कि सीएनजी है वो बहुत ही कम मात्रा में हार्मफुल पदार्थों को छोड़ती है। हार्मफुल पदार्थ यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सीएनजी इज ए क्लीनर फ्यूल। सीएनजी को हम क्लीनर फ्यूल यानी साफ सुथरा फ्यूल भी कहते हैं। कोयला और डीजल जलने से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। यह अत्यंत दम घोटू वो संक्षारक है। संक्षारक का मतलब क्या है, कोरोजिव। कोरोजिव जैसे मैंने ताजमहल की बात बताई आपको। इसके अलावा पेट्रोल इंजन नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड को छोड़ते हैं। जो पेट्रोल इंजन है वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन के गैसीय ऑक्साइड को छोड़ते हैं। सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वर्षा जल में घुलकर अम्ल बनाते हैं। वर्षा जल की बताई मैंने अभी, जिससे कि ताजमहल खराब हुआ है। ऐसी वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं, यानी एसिड रेन कहते हैं। यह फसलों, इमारतों और मिट्टी के लिए बहुत हानिकारक है। फसलों से क्या होगा कि वहाँ पे जो मिट्टी है उसकी पीएच वैल्यू डाउन हो जाएगी, यानी कि जो धरती है वो अम्लीय हो जाएगी। इमारतों का संक्षारण होता है। मिट्टी की मैंने बताई दी। ऑटोमोबाइल में ईंधन के रूप में डीजल और पेट्रोल के उपयोग को सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, क्योंकि सीएनजी बहुत कम मात्रा में हानिकारक उत्पादों का उत्पादन करती है। सीएनजी एक स्वच्छ ईंधन है, यानी साफ सुथरा इंजन है। इससे ज़्यादा हमें इफेक्ट पड़ता, ना ही पर्यावरण को प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, दहन और ज्वाला। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो उम्मीद करता हूँ ये हम समझ में आ गया होगा। थैंक यू।